आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है मीनू त्रिपाठी जी द्वारा लिखित कहानी किरचें। कालिंदी की नज़रें रह रहकर शोभित की ओर जा रही थीं, जो पल पल दीक्षा का ख्याल रख रहा था। कभी वह दीक्षा को धुएं में आंखें मिचमिचाते देख परेशान होता, तो कभी ढेर सारी परवाह के साथ उसकी ओर रुमाल बढ़ाता। हवन का धुआं पूरे कमरे में भर गया था। सभी की आंखों में पानी था। कालिंदी भी आंखों से बह आए पानी को पोंछ लेती। हवन के धुएं के बहाने आज उसके हृदय की भावनाएं आलोड़न विलोड़न करते हुए बाहर निकलने को आतुर थीं। वातावरण सकारात्मक और पवित्र था। होने वाले बच्चे और उसकी मां की कुशलता के लिए मंत्रों के स्वर उच्चरित हो रहे थे। दीक्षा ने होने वाले बच्चे की कुशलता की प्रार्थना हेतु आंखें मूंदी, तो उसी वक्त कालिंदी की आंखें भी स्वतः मूंद गईं और अपनी कोख जाई और उसके गर्भस्थ शिशु की सलामती की प्रार्थना के लिए। हवन आरती के बाद दीक्षा की ददिया सास की आवाज़ आई, पंडित जी, बहू का काम हो गया हो तो भेज दें। हाँ हाँ, बस ये रक्षा सूत्र बंधवा कर प्रसाद ले लें, फिर जाएं। पंडित जी के कहते ही दीक्षा ने रक्षा सूत्र बंधवाने के लिए हाथ बढ़ा दिया। प्रसाद आंचल में लेकर वह उठने लगी तो सहारे के लिए शोभित ने झट से अपना हाथ बढ़ाया। शोभित का हाथ थामकर खड़ी होती बेटी के चेहरे की रौनक देखकर क्षितिज और कालिंदी के चेहरे की अपूर्व संतुष्टि से वो दबक उठे। दीक्षा की ददिया सास यानी अम्मा अपनी बहू अर्थात दीक्षा की सास सुलभा से बोली, अरे बहू, पंडित जी के भोजन की तैयारी करो, दीक्षा भी भूखी होगी। अरे माता जी, बहुरानी माँ बनने वाली है, इसलिए उनका भूखा रहना ठीक नहीं है। पंडित जी बोले तो अम्मा हाथ नचाकर बोली, अरे तभी तो कह रहे हैं जल्दी जल्दी आ जाइए, आप जीवेंगे तभी तो अनुष्ठान पूरा होगा। बहुरानी प्रसाद खाकर तब तक पेट भर लेंगी। बैठे बैठे सबको निर्देश और आदेश देती अम्मा को सहसा कुछ याद आया। अरे कोई मुझे ढोलक और मंजीरा तो पकड़ा दो। अभी से? अरे अम्मा, डिलीवरी के बाद बजाना, किसी ने कहा तो वो बोली, आज कोई न रोके मुझे, पूरे 30 साल बाद ये मौका आया है। बहू के सतवासे के बाद मेरी पतोहू का सतवासा है। अम्मा के चेहरे से खुशी टपकी पड़ रही थी। शोभित के बाद शोभित के बच्चे के लिए सोहर गाऊंगी। अभी से याद करूंगी तभी याद आएंगे ना सारे सोहर। वो क्या कहते हैं, प्रैक्टिस करूंगी तभी तो 2 महीने बाद धूम मचाएंगे। दादी आप गाओ, मैं ढोलक बजाता हूँ। शोभित अपनी दादी के झुर्रीदार गालों को प्यार से चूमते हुए बोला, तो वह भी उसकी पीठ पर धौल जमाती हुई कहने लगी, अरे बावला हुआ है क्या, जा अपनी बीवी की सेवा कर, गाने बजाने को हम हैं। दादी की स्नेह भरी झटकी खाकर शोभित बोला, अरे मैं बच्चे का बाप हूँ, क्या मेरा कोई हक नहीं है? अपना हक कनाडा में जताना बच्चों, यहाँ तो आने वाले बच्चे पर तो क्या उसके बाप पर भी हमारा हक है। अम्मा कब पीछे रहने वाली थी। आप सब लोग यहाँ मस्ती कर रहे हो, मैं भी यहीं बैठूंगी। दीक्षा सबके बीच आकर खड़ी हो गई तो अम्मा दुलार से बोली, आजा तू भी यहीं बैठ मेरे लाडो। अम्मा के लाड़ पर दीक्षा बच्चों से भाव और बोली में कहने लगी, दादी आप लोगों की कनाडा में बहुत याद आएगी, मैं अकेली बेबी को कैसे संभालूंगी। कहते कहते वो सचमुच ही भावुक हो गई। तो अम्मा ने प्यार से उसका माथा चूमते हुए कहा, हम सिखा देंगे, डिलीवरी के बाद फुर्र थोड़े ना होने देंगे। बच्चे के मुंह से दादी दादी सुन न लूँ, दौड़ते भागते देख न लूँ, तब तक नहीं ले जाना। ये तो कुछ ज़्यादा हो गया दादी, इतनी छुट्टी थोड़ा ना मिलेगी। शोभित ने टोका तो अम्मा तमक कर बोली, तू जा, किसने रोका है। छोटे शोभित या छोटी दीक्षा को हम मन भर के प्यार कर लें फिर ले जाना। मेरी प्यारी दादी, 3 महीने काफ़ी होंगे ना मन भर प्यार के लिए, उसके बाद जिसे प्यार करने का मन हो वो आए कनाडा। ओफो, आने वाले को आने तो दो, फिर तय कर लेना। सुलभा को हो रही बहस को रोकते हुए वो बोली तो कालिंदी भरपूर मुस्कुराई और उससे बोली, अच्छा सुन, मुझे प्रसाद दे दो, मैं भी अब घर जाऊं। मम्मी रुको ना थोड़ी देर। दीक्षा ने लाड से कहा, अरे जाने दे अपनी मम्मी को, बेटी की ससुराल में बहुत दूर से आई है ना, अभी चलेंगी तो सुबह पहुंचेंगी अपने घर। अम्मा के उलाहने पर कालिंदी अपनी झेंपी हंसी आड़ में छिपाते हुए बोली, लो बैठ गई अम्मा, अब जब तक घर जाने को न बोलोगी नहीं जाऊंगी। और फिर तो सारा दिन निकल गया।
रात का खाना खिलाकर ही सबने उसे और क्षितिज को जाने दिया। दिन भर की थकी कालिंदी बिस्तर पर ढहसी गई। ऊपर से अभी भी चहल पहल की धमक महसूस कर वह आह्लादित भाव से मुस्कुराई और सोचने लगी, किसने सोचा था कि पड़ोस में बेटी की ससुराल होने के बावजूद वो उसे देखने को तरस जाएंगी। दीक्षा और शोभित के कनाडा जाने के बाद तो ये दोनों परिवार ही एक दूसरे का सुख दुख बांटने को रह जाएंगे। रह रहकर उसे करवटें बदलते देख क्षितिज ने टोका, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही क्या? ये नींद भी अजीब है, सुख दुख दोनों में गायब हो जाती है। कालिंदी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। क्षितिज की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो वो फिर बोली, क्या वाकई जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं? आती होंगी शायद, उन्नीदेपन से क्षितिज ने जवाब दिया। उससे बात करने की गरज से वो फिर बोली, किसने सोचा था बेटी की ससुराल उसके मायके के सर पर ही होगी। फिर भी देखो, बेटी दामाद को देखने को तरस जाएंगे। कब तक कनाडा की वापसी है? डिलीवरी के बाद 3 महीने तो रुकेंगे ही। कुछ देर मौन रहकर कालिंदी फिर बोली, हमारे अच्छे कर्म रहे होंगे जो दीक्षा का शोभित से ब्याह हो गया, है ना? नाइट बल्ब की नीली रोशनी में कालिंदी ने क्षितिज को देखा। वह आंखें मूंदे लेटा रहा। आज देखा था तुमने शोभित कैसे दीक्षा का ख्याल रख रहा था? अब सो जाओ, थकी हो तुम भी तो, कहकर क्षितिज ने करवट बदल ली, इस भय से कि कहीं बातों का कारवां वो मोड़ न ले ले जिससे उसे गुरेज है। कटु स्मृतियों के खंजर उनके सूख चुके जख्मों को कुरेद जाए, और इससे पहले उसने अपना ध्यान नींद पर लगा लिया। पर कालिंदी का मन हिंडोले में झूल रहा था, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। 10 साल पहले वह क्षितिज और दीक्षा के साथ इस अजनबी शहर में आई थी। उसके आने के करीब 4 साल बाद शोभित के माता पिता और अम्मा उनके ऊपर वाले मकान में आए। दक्षिण भारत में उत्तर भारतीय परिवारों की एक सी संस्कृति स्वाभाविक रूप से उन्हें पास ले आई। शोभित ग्रेजुएशन करने कनाडा चला गया और वहीं बस गया। सुलभा और कालिंदी के परिवारों के बीच की कड़ी दीक्षा बन गई। अम्मा और सुलभा कभी शोभित से वीडियो चैट करवाने के लिए दीक्षा को आवाज़ लगाती तो कभी किसी और काम के लिए। दीक्षा पर उनकी निर्भरता दिनों दिन बढ़ती गई। दीक्षा कॉलेज से आते समय मेरी दवा लिए आना बिटिया, कभी अम्मा गुहार लगाती तो कभी सुलभा, ए दीक्षा केक बना रही हूँ, जरा आकर देख तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। काश दीक्षा जैसी हमारी भी बेटी होती। यह तो उनकी जुबान पर ही चढ़ा रहता। इससे पहले दीक्षा कभी किसी के इतने समीप नहीं आई। कालिंदी को याद आया 2 साल पहले जब शोभित कनाडा से घर आया था, तब उसके जन्मदिन पर सुलभा ने पूजा रखवाई और हमेशा की तरह दीक्षा को अपनी मदद के लिए बुलवा लिया। दीक्षा दौड़ दौड़ कर पूजा की सारी व्यवस्था संभालती रही। पूजा के बाद पंडित जी जब शोभित को मौली बांधने लगे तो उसके पिता प्रकाश जी बोले, पंडित जी हमारी बिटिया दीक्षा को भी रक्षा सूत्र बांध दीजिए। सर पर दुपट्टा रखे दीक्षा भी शोभित के बराबर में बैठ गई। कुछ समय से शोभित की नजरें एक कोमल भाव से दीक्षा को निहार रही हैं। यह कालिंदी से छिपा नहीं था, पर वह वो सपना भी नहीं देखना चाहती थी जिसका हकीकत में बदलना असंभव हो। न चाहती हुई भी उस दिन वह सपना आंखों में उतर ही आया। क्या जानती थी कि ईश्वर ने भी उसके उस सपने को सच में बदलने के लिए ठान लिया है। तभी तो उस दिन सुलभा के मुंह से निकला, कालिंदी मेरे शोभित के लिए कोई लड़की बता ना। कोई क्यों, दीक्षा को ही रोक ले। दादी के परिहास पर शोभित मुस्कुरा दिया, पर दीक्षा का चेहरा स्याह हो गया और वह वहां तेजी से निकल गई। उसकी खिसियाहट देख सुलभा झेपते हुए अपनी सास से बोली, अम्मा आप भी हद करती हैं, सामने से ही यूं बोल दिया, शर्मा गई बेचारी। देख भाई मुझे घुमा फिरा कर बात करना न आवे है, जाना समझा परिवार है दोनों का, फिर काहे की दिक्कत। अप्रत्याशित छिड़ी बात पर कालिंदी का मन धड़क उठा था। हंसती बोलती दीक्षा के घर से यूं चले जाने से शोभित भी कुछ असहज हो गया था, इसलिए वह भी अपने कमरे में चला गया और वह वहीं किंकर्तव्य विमूढ़ सी बैठी रह गई। उसके मन में उठते तूफान से अनभिज्ञ सुलभा उसका हाथ पकड़कर कहने लगी, देख अम्मा की बात का बुरा न मानना, जानती तो हो जो उनके मन में होता वो सीधा कह देती हैं।
हाँ, ये भी सच है कि हम लोग दीक्षा को पसंद करते हैं, शोभित भी। अब दीक्षा और तुम लोग इस बारे में क्या सोचते हो बता देना। एक बात का ख्याल रहे, जवाब न हो या हाँ, हमारी दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। रिश्तेदारी के चक्कर में हम अच्छा पड़ोसी गंवाना नहीं चाहते। सुलभा उसकी मनोदशा से अनजान बोलती रही और वह चुप्पी साधे रही। फिर किसी तरह होठों पर एक अजीब सी मुस्कान लाकर घर चली आई। ऊपर से शांत थी पर मन भीतर से हाहाकार कर रहा था। क्या कहती कि बात उतनी आसान नहीं है जितनी दिख रही है। विवाह का यह प्रस्ताव सामान्य परिस्थितियों में खुशियां लेकर आता, पर उनके लिए वह किरचें लेकर आया था और उन किरचों ने अतीत के जख्मों को कुरेद दिया था। सालों बाद घर में और मन में नीरवता छा गई थी। दीक्षा की चुप्पी में अतीत के तूफान का शोर समाया था। उफ, कैसी कश्मकश थी। उसे याद करके आज भी सिहरन होती है। आंसुओं की धार में मन बह निकला। अतीत की काली परछाइयाँ आंखों के सामने छाई तो सर पर मुट्ठी बांध कर दोहत्थड़ मारते हुए बुदबुदाई। किस घड़ी में हम उसे उस राक्षस की निगरानी में छोड़ गए? क्यों क्यों क्यों? कालिंदी की अस्पष्ट बुदबुदाहट से घबरा कर क्षितिज ने उसकी ओर करवट ली। नाइट बल्ब की नीली रोशनी में कालिंदी के माथे पर मुक्के मारते देख वह घबराकर बोला, क्या हुआ? सर में दर्द है क्या? हाँ हाँ, वह अचकचाकर करवट बदलने लगी। दवा दूँ? नहीं, उसने रुलाई रोकते हुए कहा तो क्षितिज उसके चिर परिचित दर्द को पहचान गया और मौन भाव से उसके सर को सहलाने लगा। मुंदी आंखों से भी कालिंदी क्षितिज की नज़रों को छत पर टिका महसूस कर रही थी। न क्षितिज सो रहे थे न कालिंदी। जिस बात के लिए वह खुद को सदा दोषी ठहराती रही, उस बात के लिए लगा कि अपना सिर एक बार फिर धुन ले। कितनी बार वेदना का ज्वार मन में उठा और पीड़ा जस की तस। वो और क्षितिज 2-2.5 घंटे के लिए ही तो बाहर गए थे। उतनी देर में मानवता शर्मसार हो गई। जिस ममेरे भाई को रक्षक बना गई, वो ही भक्षक बनकर रिश्तों को तार तार कर देगा, किसने सोचा था। उफ, कैसे कांटों भरे दिन रात निकले थे। दीक्षा को ट्रॉमा से निकालने के लिए क्षितिज ने अपना तबादला मेरठ से कोयम्बटूर करवा लिया। स्थान बदला, समय बीता, तब क्षितिज और उसके प्रयास से दीक्षा संभली। समय सब घाव भर देता है, उनका प्रयास भी रंग लाया। दीक्षा एक बार फिर समय की धारा में बह निकली, वो भी आत्मविश्वास के साथ। हालांकि वह जीवन में आगे बढ़ जरूर गई थी, फिर भी उसके घाव के रिसने का भय मन में व्याप्त रहता। धीरे धीरे दीक्षा ने अपने भावों पर अंकुश करना सीख लिया था, पर उस दिन शादी के प्रस्ताव से मन के कोने में जबरन दबाया अतीत उसके सामने बिखर गया था। बेटी को रोते देख क्षितिज परेशान थे कि क्या हुआ है, पर जल्दी ही समझ गए जब दीक्षा रोते हुए बोली, मम्मी आंटी कुछ नहीं जानती, उन्हें सब बताना होगा। तू तो मेरी बहादुर बेटी है ना, उसने दीक्षा को सीने से लगाकर कहा तो वह हिचकियां भरती हुई बोली, बहादुर हूँ इसीलिए उन्हें सब कुछ बता दूंगी। शोभित बहुत अच्छा लड़का है, उसे खोना मूर्खता है। सब कुछ भूलकर जीवन में आगे बढ़ो। भुला देने पर सच नहीं बदलते। दीक्षा रोते रोते कुछ विक्षिप्त भाव से बोल रही थी। आंटी की फैमिली बहुत स्वीट है, हम उन्हें धोखे में नहीं रख सकते। शोभित के घर अभी अभी क्या घटा है यह समझ आते ही क्षितिज कांप गए। ऐसे किसी दिन और पल की कल्पना नहीं की थी। कुछ सोच विचार के बाद तय किया गया कि जिस कटु अतीत को भुला चुके हैं उसे किसी के सामने दोहराने की न आवश्यकता है न सार्थकता। पर दीक्षा जिद पर अड़ गई कि उसके बीते हुए कल के साथ जो उसे स्वीकारेगा उसी को वह अपने जीवन में शामिल करेगी। उसके अतीत के राजदार के संग ही वह खुद को सुरक्षित महसूस करेगी, जो इस जन्म में संभव नहीं था। कम से कम उस वक्त तो यही धारणा पुख्ता थी। पर दीक्षा की जिद के आगे सब झुके और क्षितिज ने स्वयं शोभित के परिवार के सामने उसका कड़वा अतीत रखा। सब स्तब्ध थे, उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। उस वक्त सबकी चुप्पी देखकर लगा कि सब खत्म हो गया। दूसरे दिन चिड़ियों की चहचहाहट सुनकर वह उठी तो देखा दीक्षा हमेशा की तरह चिड़ियों को दाना डाल रही थी और शोभित कैमरे से उसकी तस्वीरें उतार रहा था। वो सोच तो रही थी कि सब खत्म हो गया,
पर शोभित और दीक्षा को देखकर लगा सब पहले जैसा ही तो है, कुछ भी तो नहीं बदला था। उसने खुद को दरवाजे की ओट में ले लिया और कान उन दोनों की ओर लगा दिए। फिर शोभित को कहते सुना, दीक्षा, इन पंछियों को देखो, उड़ते हुए अक्सर इनके पंख अटक जाते होंगे, पर डर कर ये उड़ना नहीं छोड़ते। तुम कुछ और कहना चाहते हो शायद। दीक्षा का धीमा और गंभीर स्वर सुनकर उसने भावुकता से उसके हाथों को थामते हुए दृढ़ता से कुछ रुक रुक कर कुछ संभल कर कहा, कल अंकल ने तुम्हारा बीता हुआ कल बताया। जो हुआ वो एक दुर्घटना ही तो थी, जिसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं थी। तुमने कितनी बहादुरी से सब सहा। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे कहने पर अंकल और आंटी ने तुम्हारा अतीत, जिससे वाकई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे सामने रखा। कुछ देर चुप्पी छा गई। शायद वह दीक्षा के कुछ कहने का इंतजार कर रहा था। दीक्षा चुप ही रही और फिर बोला, अब तुम ही बताओ, ऐसी साफ दिल और बहादुर लड़की को जीवन संगिनी बनाने से मैं चूक जाऊं तो नुकसान किसका होगा? तुम घर के इकलौते बेटे हो। भर्राए स्वर में वह फिर बोली, भावुकता में लिया फैसला तुम्हारे अपनों की भावनाओं को चोट न पहुंचा दे। मेरे अपनों में तुम भी तो हो दीक्षा। उसका स्वर सहसा भीग गया। तुम भावुक हो रहे हो। अभी तुम्हें और मुझे लगता है कि सब ठीक है। शादी के बाद नॉर्मल रिलेशनशिप न निभा पाई तब क्या होगा? बाद में तुम्हें लगा कि तुमने मुझसे शादी करके गलत फैसला लिया है, फिर क्या होगा? लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। आशंकाओं का कोई अंत नहीं होता है। जो होगा या हो सकता है उसका अनुमान लगाकर वर्तमान और मेरे साथ अन्याय मत करो प्लीज़। दीक्षा मौन थी। चोरी चोरी उनकी बातों को सुनते हुए उनकी दिल की धड़कन बढ़ गई थी। जाने क्या होगा दीक्षा का। और तभी शोभित का फ़ोन बज उठा। हाँ मम्मी, हाँ मैं नीचे हूँ, हाँ हाँ आता हूँ। एक तरफा बात सुनकर पता चला उसे बुलाया जा रहा है तो मन बुझ गया। शोभित चला गया। दीक्षा के चेहरे से कुछ स्पष्ट नहीं था, सब उलझा उलझा सा था। दोनों परिवारों में अगले 2-3 महीनों में दिनों में कोई संपर्क नहीं हुआ। शोभित कनाडा जाने से पहले उनसे मिलने आया। फिर 2-3 दिन और बीत गए। न दीक्षा सुलभा के घर गई, न वहाँ से किसी ने उसके नाम की गुहार लगाई। उस वक्त लगा कि अब सब खत्म हो गया। शोभित को गए हफ्ता बीतने को हो आया, तब अम्मा की आवाज़ आई, ए दीक्षा, ज़रा ऊपर तो आ, मेरा चश्मा टूट गया है। शोभित के जन्मदिन की पूजा के बाद उसने पहली बार अम्मा की आवाज़ सुनी थी। वो कुछ सहमी सी थी कि उसके अपने पूर्वाग्रह रहे होंगे और वो स्वाभाविक भी था। वह बाहर आई तो बालकनी में खड़ी अम्मा फिर चिल्लाई, अरे आ ना जल्दी, ज़रा रामायण पढ़ दे। कौन, मैं? विस्मय से मुंह खुला का खुला रह गया था उसका। फिर चुपचाप सीढ़ियाँ चढ़ गई। थोड़ी देर में सुलभा नीचे आई। कालिंदी, ज़रा ऊपर तो आ, तुझे कुछ दिखलाऊं। इतने दिनों बाद सुलभा का आना अच्छा लगा। सुलभा क्षितिज से भी साथ चलने का अनुग्रह करने लगी। वो और क्षितिज सुलभा के साथ ऊपर गए तो पूजा के कमरे की ओर सुलभा ने इशारा किया। वहाँ का दृश्य देखकर नजरें स्थिर हो गईं। दीक्षा अम्मा का दी हुई पूजा की लाल चुनरी सर पर डाले रामायण पढ़ रही थी और अम्मा आंखें मूंदे सुन रही थी। उनके चेहरे पर इत्मीनान के भाव थे। सुलभा बोली, इससे पवित्र नज़ारा कोई हो सकता है क्या? प्रकाश जी भी गंभीरता से बोले, दीक्षा को हम लोग इतने समय से देख रहे हैं। ऐसे में हमारी सोच की सुई अतीत पर अटक जाए और हम उसके प्रति अपना नज़रिया बदल लें तो क्या इंसान कहलाने के काबिल होंगे हम? कालिंदी और क्षितिज की आंखें नम देखकर प्रकाश जी क्षितिज के कंधे पर हाथ रखकर बोले, सच कहें तो पूर्वाग्रह की जद में तो हम भी आ गए थे। क्या करें, इंसानी फितरत है। पर यह स्थिति ज़्यादा देर नहीं रही। शोभित की समझदारी, दीक्षा बिटिया का सरल मन और अब तक उसके प्रति हमारी अवधारणा ने हमारी उलझनों को दूर कर दिया। मन के दर्पण पर सालों से पड़ी आशंकाओं की धूल साफ हो चुकी थी। क्षितिज के दोनों हाथ प्रकाश जी के सामने जुड़े तो वह हाथों को कसकर थामते हुए बोले, कमी तो उनमें थी जिन्हें माता पिता ने संस्कार नहीं दिए। दीक्षा को संस्कार आपने दिए हैं, वो लेकर हमारे घर आ जाए बस। अब ज़्यादा सोच विचार ना करें। प्रकाश जी ने क्षितिज को गले लगा लिया और वह सुलभा के गले लग गई। पर अम्मा, कालिंदी के मन में अभी भी संदेह था।
अम्मा भी स्त्री हैं कालिंदी, सब समझती हैं। क्या अम्मा के समय में व्यभिचारी नहीं होते होंगे? उनकी चिंता छोड़ो, उनकी रजामंदी के बाद ही तो तुम लोगों से बात कर रही हूँ। अम्मा रामायण सुनकर तब तक उठ गई थी। पूजा घर से निकलते निकलते वह दीक्षा से बोली, अब आ जरा शोभित को कंप्यूटर के सामने बुला, बात करनी है मुझे। दीक्षा के चेहरे पर दुविधा देखकर बोली, मेरे पोते को कनाडा पहुंचे 4, उंगली पर गिनती अम्मा। अरे ना, पूरे 5 दिन हो गए रे। जानती है ना, उसके वहां पहुंचते ही मुझे उससे बात करनी होती है, पर तू ना आई। हाथ न चाहती अम्मा सोफे पर आराम से पसर गईं। अपने मम्मी पापा की वहां मौजूदगी देखकर दीक्षा हैरान हुई, पर बिना कुछ बोले वीडियो चैट की तैयारी करने लगी। लैपटॉप पर शोभित के स्क्रीन पर आने पर प्रकाश जी, सुलभा और अम्मा ने दीक्षा को अपने घेरे में ले लिया। अम्मा हंसती हुई बोली, देख शोभित, तेरी दीक्षा को घेर लिया हमने। अब पूछ तो, हम भी तो कैसे देखें, मना करती है। मुस्कुराता हुआ शोभित कुछ कहते कहते रुक गया। दीक्षा अम्मा के गले लगी हुई सुबकियां ले रही थी। शायद यह उत्तेजना, प्रसन्नता, दुख, तकलीफ की मिली जुली प्रतिक्रिया थी। अम्मा मुस्कुराते उसकी पीठ सहलाते कह रही थी, बिटिया, अमावस की काली अंधेरी रात को एक दिया भी भेद कर उजियारा कर देता है, तो क्या हम सब अपने स्नेह की रोशनी से तेरे मन के अंधियारे को दूर नहीं कर सकते? अतीत में डूबी कालिंदी आगे कुछ देख ही नहीं पाई, क्योंकि दृश्य में आंसू घुल मिल गए थे। अब बीती बातों को याद करना छोड़ो, बहुत कुछ सुनहरा सामने आने वाला है। जानती हूँ, कहते हुए उसने चेहरा उसके सीने में छिपा लिया। जानती हो तो आज के बाद से हमारी बच्ची के अतीत को उसके वर्तमान से ना जोड़ना। जो मानसिक संताप भोगे उनकी भरपाई आगामी सुख भरे दिनों से होगी, देखना तुम। क्षितिज कालिंदी को बाहों में समेटते हुए बोले। आंखों ही आंखों में रात कट गई। भोर की आहट चिड़ियों की चहचहाहट से मिल गई थी। न तुम सोई न सोने दिया। चलो बाहर सैर कर लें, आओ उगता हुआ सूरज देखें। क्षितिज फुसफुसाए। दोनों बाहर निकले पर ठिठक गए। कोई और भी उगते सूरज का स्वागत कर रहा था। दीक्षा और शोभित बालकनी में बैठे एक दूसरे में खोए थे। उन्हें देखकर क्षितिज और कालिंदी पहले ठिठके, फिर एक दूसरे की तरफ मुस्कुराकर देखा और फिर चले आए। तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ, तुम यहाँ से उगता हुआ सूरज देखो। कहते हुए कालिंदी ने पर्दा खोल दिया। खिड़की से छन कर आती सुनहरी किरणें उगने वाले सूरज के साथ सुनहरे वर्तमान और भविष्य का आगाज कर रही थीं। तो यह थी मीनू त्रिपाठी जी द्वारा लिखित कहानी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।